हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास हनीकॉम फाइनल टर्म में जो चैप्टर आने वाले हैं उनको एक ही वीडियो में, जिनमें चैप्टर्स हैं एक्सपर्ट डिटेक्टिव, द इन्वेंशन ऑफ बीटा वोंग, ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर, फायर फ्रेंड एंड फो, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। दोस्तों, एग्जाम आ रहे हैं और अगर इस वीडियो में आप पांचों चैप्टर को एक साथ में रिवाइज कर लेते हैं तो एग्जाम में नो डाउट आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का मतलब आप लोग जानते होंगे, उसका मतलब होता है जासूस, और एक्सपर्ट जो अपने काम में बहुत अच्छी तरह से पारंगत हो। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं। एक बच्चा है जिसका नाम है निषाद, और इसे 7 भी कहा जाता है क्योंकि संगीत के जो सुर होते हैं उसमें ये जो 7वां होता सुर होता है वो निषाद होता है, इसलिए इस बच्चे को 7 भी कहा जाता है। और उस बच्चे की 10 साल की बहन है माया। ये दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जिसका नाम है मिस्टर नाथ। एक दिन क्या हुआ, खेलते वक्त इस बच्चे की जो छोटी कांच की गोली है वो मिस्टर नाथ के रूम में चली गई और उसको मौका मिला कि वो उसे देख सके। अब मिस्टर नाथ जो है वो क्या कोई किसी प्रकार का धोखेबाज व्यक्ति है, क्या कोई बेईमान व्यक्ति है, या वो कोई भगोड़ा है? उसके चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे जैसे लगे हुए हैं, निशान चोट के हैं। और क्या वो एक अच्छा व्यक्ति है, क्या वो एक बुरा व्यक्ति है? इस कहानी में ये हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ इस कहानी में ये भी बताया गया है कि मिस्टर नाथ जो है निषाद की मदर के पास एक पेशेंट है, और निषाद की मदर जो है वो एक डॉक्टर है। निषाद की मदर कह रही है कि ये मिस्टर नाथ जो है वो एक बहुत अच्छे पुरुष है। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। शुरुआत में दोनों बच्चे अपनी मम्मी के क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं। तो 7 ने कहा, जैसा कि आपको बताया निषाद का नाम 7 भी है, उसने कहा कि माया वो जो व्यक्ति है किसी देवते की तरह तो नहीं दिखाई देता। और माया, क्या तुमने उसे देखा है? वो बहुत दुबला पतला है, हो सकता है वो गरीब हो और उसके पास, बेचारे के पास खाने को कुछ भी नहीं होगा। माया कहती है कि वो गरीब नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि वो कोई भगोड़ा है, कोई अपराधी है जो कुछ अपराध करके भागा हुआ है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और उसने अपने रूम में या कहीं और वो पैसे छिपा रखे हैं। निषाद कह रहा है, माया क्या तुमको लगता है वो कोई अपराधी है? लेकिन मुझे तो इस बात पे बड़ा ही शक हो रहा है, मुझे तो वो व्यक्ति कहीं से भी अपराधी नहीं लगता। माया कह रही है, हाँ 7, मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक अपराधी है, वो भूखा नहीं मर रहा है। मिस्टर मेहता जो है उन्होंने मुझे बताया कि रमेश जो नीचे रेस्टोरेंट में कुक है वो उनके लिए खाना सप्लाई करने जाता है। और मिस्टर मेहता ने ये कहा कि ये व्यक्ति जो है कहीं काम नहीं करता, और अगर ये व्यक्ति कहीं भी काम नहीं करता है तो इसका खर्चा कैसे चलता होगा? अपने भोजन के लिए, बाकी सब चीजों के लिए पेमेंट ये कैसे करता होगा? मुझे लगता है इस व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है, हो सकता है उसके पास कोई बड़ा संदूक होगा और उसमें उसने सारा पैसा भर रखा होगा, और हो सकता है उसमें सोने चांदी और हीरे मोती भी हो सकते हैं। निषाद कहता है, क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। क्या तुमने उसके चेहरे पे वो जो चोट के निशान देखे? हो सकता है कहीं लड़ाई झगड़े में उसके ये चोट के निशान लगे हो, और लड़ाई झगड़े जो होते हैं अक्सर पुलिस वाले और अपराधियों के बीच में होते हैं, या ऐसे व्यक्तियों के साथ होते रहते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन मम्मी ने तो ये बताया था कि उसके ये जो निशान है वो जलने के निशान है, हो सकता है उसके साथ कोई दुर्घटना घटी हुई हो और वो इस कारण से उसके चेहरे पे निशान बन गए होंगे। 7 ने कहा, शायद ऐसा हो सकता है पुलिस ने उसके घर को आग लगा दी होगी और उसे वहां से भागना पड़ा होगा, इसलिए उसका चेहरे पे ये जलने के निशान आ गए। आने वाले मंडे को इन बच्चों के मामा का जन्मदिन था, इसलिए 7 जो है वो अकेला ही क्लिनिक चला गया और
वो ये जो लड़की माया है वो अपने स्कूल फ्रेंड के पास गई हुई थी, और जब वो वापस लौटे तो निषाद ने उसको कुछ बताया। देखते हैं उसने उसको क्या बताया। निषाद ने कहा, आज मुझे मिस्टर नाथ को देखने का मौका मिला और मुझे लगता है कि वह कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, और मुझे मिस्टर नाथ को देखने से ऐसा लगा कि वो तो भूखे मर रहा है, वो कोई पैसे वाला व्यक्ति नहीं है। मैंने उनके दरवाजे को खटखटाया था और कहा था, मिस्टर नाथ कृपया अपना दरवाजा खोलिए। और जैसे ही उनका दरवाजा खुला तो उन्होंने कहा, क्या आपने एक और कांच की गोली खो दी? तो अरे लगता है उन्होंने तुम्हें पहचान लिया होगा। नहीं, निषाद ने कहा, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, वो मुझे ढंग से देख पाते उससे पहले ही मैंने उनके एक हाथ में चॉकलेट थमा दी और मैं भाग के वहां से आ गया। माया ने पूछा, क्या तुम्हें उनके कमरे के अंदर झांकने का मौका मिला? क्या तुमने अंदर देखा कि अंदर क्या है? निषाद ने कहा, मुझे अंदर झांकने का तो मौका नहीं मिला, परंतु मुझे एक अजीब बात पता लगी है। वहां जो नीचे रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में रमेश जो काम करता है उससे मुझे बात करने का मौका मिला। अरे वाह, माया ने कहा, तुम तो बहुत ही बड़े जासूस बन गए हो। इसका मतलब तुम तो लोगों से सवाल जवाब भी करने लग गए हो। सेवन इस बात में बहुत खुश हुआ और उसने कहा, रमेश ने मुझे बताया वो मिस्टर नाथ के लिए सुबह और शाम को खाना लेके जाता है और 2 बार उनको चाय भी वो देता है। रमेश ने कहा, वो अलग अलग प्रकार का खाना नहीं खाते, हमेशा एक जैसा खाना खाते हैं, 2 चपाती, कुछ दाल, थोड़ी सब्जी और इसी प्रकार का सिंपल वो खाना खाते हैं। और मिस्टर नाथ है, हमेशा उनको पैसे तुरंत देते हैं और उसके साथ ही साथ में वो रमेश को टिप भी देते हैं। और माया, क्या तुम्हें पता है, रमेश ने मुझे एक बड़ी ही अजीब बात भी बताई है। बताओ बताओ, रमेश ने तुम्हें क्या अजीब बात बताई है? रमेश ने मुझे बताया कि हर संडे को वहां पे उनसे मिलने के लिए कोई व्यक्ति आता है और मिस्टर नाथ 2 लंच का ऑर्डर करते हैं और वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। माया ये जानकारी पाकर बहुत ही खुश हुई। निषाद, ये तुमने बहुत अच्छी काम किया है। अब हमारी जांच जो है वो थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। लगता है हम जल्द ही बहुत अच्छे एक्सपर्ट जासूस बन जाएंगे और इस तरह के अपराधियों को आसानी से पकड़ लेंगे। पर माया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो व्यक्ति अपराधी है? सेवन ने कहा। वो कहने लगा, मुझे नहीं लगता है वो व्यक्ति कोई अपराधी है, मुझे तो वो व्यक्ति बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति लगता है। अगर वो साधारण व्यक्ति होता तो उसका घर बैठे बैठे कैसे काम चलता, और वो जो मोटा आदमी उससे मिलने के लिए आता है हर इतवार को, वो उससे मिलने के लिए क्यों आता है? मुझे लगता है वो आदमी उसके अपराध में उसका साथी रहा होगा और वो हर इतवार को कुछ न कुछ लेने या कुछ न कुछ देने के लिए आता होगा। इन दोनों व्यक्तियों ने जरूर कोई बहुत बड़ा काम किया है और ये आपस में संडे को मिलते हैं और जरूर किसी प्रकार की बातचीत अवश्य ही ये लोग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रत्येक रविवार को वो व्यक्ति क्यों आता है? ये सारी बातें मुझे उन पे संदेह करने को मजबूर कर रही हैं। अब उन्होंने अपनी डायरी में कुछ लिखना शुरू कर दिया। वो अपनी डायरी में लिखने लगे कि हम लोग एक अपराधी को पकड़ रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही शातिर जासूस हैं निषाद और माया, और वो दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक अपराधी को पकड़ने वाले हैं। वो अपनी डायरी में कुछ बातों को लिखने लगे। माया धीरे धीरे करके एक एक बातें निषाद के सामने रखती है। उसने कहा, निषाद, मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, वो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी। निषाद ने कहा, ठीक है बताओ। उसने कहा, पहली बात ये है, ये व्यक्ति का नाम मिस्टर नाथ है, लेकिन हमें उसका पूरा नाम जानना पड़ेगा। तब निषाद ने कहा, हो सकता है ये इसका वास्तविक नाम भी नहीं हो, उसका दूसरा नाम भी हो सकता है। माया ने कहा, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। फिर माया ने तथ्य नंबर 2 कहा, वह व्यक्ति जहाँ किराए पे रहता है वहाँ के लोगों ने कहा
ये व्यक्ति बड़ा ही पागल और अजनबी प्रकार का व्यक्ति है और ना ही किसी से बात करता है। उसका व्यवहार ऐसा क्यों है? तीसरी बात है कि वो ना किसी से बात करता है और ना इसको कोई बोलने चलने का तरीका है। तब निषाद ने कहा, पर मम्मा ने तो ये कहा था वो व्यक्ति बहुत ही विनम्र है, वो तो एक अच्छा इंसान है। अरे वो तो अच्छा इंसान इसलिए है क्योंकि मम्मा के पास उसका इलाज चल रहा है, इसलिए उसे हमारे सामने ढंग से बात करनी होती है, वरना वो भी हमसे ढंग से बात नहीं करता। और आगे बात ये भी है कि उसके पास कोई पत्र नहीं आते। निषाद ने इस बात पे भी सहमति जताई। और एक बात ये भी है कि वो रूम नंबर 5 में लगभग 1 साल से रह रहा है। तथ्य नंबर 6 ये है कि वो कोई काम नहीं करता और अपने रूम में चुपचाप बैठा रहता है। अगला तथ्य ये है कि शंकर हाउस में जहाँ वो किराए रहता है वहाँ पे बच्चे और बड़े भी उससे डरे हुए रहते हैं। एक तथ्य ये भी है कि उसके पास केवल इतवार को एक व्यक्ति मिलने के लिए आता है जो कि उसके साथ लंच करता है और बाकी उससे कोई मिलने जुलने के लिए नहीं आता है। 9वां तथ्य ये है कि वो कभी भी नीचे नहीं आता, रमेश के द्वारा अपना चाय और खाना वहीं मंगाता है और उसे इस बात की परवाह नहीं है कि खाने में क्या है, वो साधारण खाना खाता है और तुरंत अपना पैसा दे देता है। फिर माया ने कहा कि मुझे लगता है मैंने सारे तथ्य तुम्हारे सामने रख दिए हैं, क्या मैं किसी तथ्य को छोड़ रही हूँ? अगर तुम्हें लगता है कि मैंने किसी तथ्य को छोड़ा है तो तुम मुझे बता सकते हो। निषाद ने कहा, माया ऐसा भी हो सकता है वो बेचारा अकेला हो, उसका कोई दोस्त वगैरह नहीं हो, इसलिए वो इस तरह से रहता हो। निषाद ने कहा कि मुझे नहीं लगता ये व्यक्ति कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी होता तो वो इस तरह से होटल के जो वेटर रमेश को टिप नहीं देता। हो सकता है रमेश उसके बारे में कुछ जानता हो इसलिए उसको वो हमेशा टिप देता है। परंतु निषाद जो है माया से इस बात पे झगड़ने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता ये व्यक्ति कोई अपराधी है, मुझे लगता है वो बेचारा परेशान है, उसका कोई दोस्त नहीं है और वो किसी प्रकार के दुख तकलीफ से घिरा हुआ है। माया ने कहा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है वो व्यक्ति पक्का ही अपराधी है और संडे को जो उसका साथी मिलने के लिए आता है वो भी उसके अपराध में पूरी तरह से शामिल है। परंतु निषाद उसकी बात का पूरी तरह से विरोध करने लगा कि नहीं वो व्यक्ति कोई अपराधी नहीं है, मुझे लगता है वो बेचारा अकेला है और उसका कोई दोस्त नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं उससे दोस्ती करूंगा। तो माया ने कहा, क्या तुम पागल हो, एक अपराधी से तुम दोस्ती करने जा रहे हो? अगर इस अपराधी से तुम दोस्ती करोगे तो पुलिस तुम्हें जेल में डाल देगी। परंतु निषाद ने माया की बात को नहीं सुना और वो वहां से आगे चला गया। माया सोचती रही, मैंने इतनी सारी बातें निषाद के सामने रखी परंतु निषाद के ऊपर इन सब बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। द इन्वेंशन ऑफ बीटा वोंग, ये कहानी है एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की जिनका नाम है मिस्टर विली वोंग का, जिन्होंने क्या किया, एक आविष्कार किया और इस आविष्कार से लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जवान हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने ये जो आविष्कार किया ये इतना खतरनाक था कि कुछ लोग जो हैं उनके आविष्कार से गायब हो गए। तो इसलिए मिस्टर विली वोंका है, उन्होंने सोचा कि उन्हें ऐसा करना होगा कि इसका जो दुष्प्रभाव है इसे रोका जा सके। इसलिए उन्होंने अब विचार किया है कि एक ऐसा आविष्कार मैं कर लूं जिससे लोगों की जो उम्र है वो बढ़ जाए। क्योंकि एक बार उन्होंने अपना जो आविष्कार किया था उसको उन्होंने किसी व्यक्ति को दिया था और वो लगभग 87 साल पीछे चला गया था। अब उसे वापस आने के लिए 87 सालों का इंतजार करना पड़ेगा। मिस्टर वोंका कहते हैं, एक बार फिर से मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और एक बार फिर से मैं अपने दिमाग की पूरी शक्ति को लगाने जा रहा हूं और मैं एक नई चीज फिर से बनाने जा रहा हूं और इस बार मैं जो बनाने जा रहा हूं वो एक ऐसी जादुई दवा होगी जिससे लोग जो हैं वो बूढ़े हो सके और बहुत ज्यादा बूढ़े वो हो सके।
वो हंसते हुए ये बात बता रहे हैं कि मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है कि इस दुनिया में जो सबसे पुरानी चीज है वो क्या होगी। अगर दुनिया में सबसे पुरानी चीजों के बारे में बात करें तो चार्ली ने कहा कि सर मुझे लगता है पेड़ होंगे। बिल्कुल चार्ली, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन कौन सा पेड़? डगलस फर जो पेड़ है वो भी नहीं है, ओक का जो पेड़ है वो भी नहीं है, सेडार का जो पेड़ है वो भी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर वास्तव में देखा जाए तो सबसे पुराने जो पेड़ हैं वो है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन के। अगर इन पेड़ों के बारे में मैं तुम्हें बताऊं तो ये लगभग 4000 साल पुराने हैं, इनकी इतनी उम्र है। और ये पेड़ जो हैं हमें अमेरिका में नेवाडा में व्हीलर पीक है, वहां पे ये हमें मिलते हैं। तो ये जो बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चार्ली, अगर तुम चाहो तो ये बात किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से भी पूछ सकते हो जो पेड़ों की उम्र बताने के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। और ये बात जो है वो बहुत ही अलग बात है। तो जब मैंने अपने नए प्रयोग की तैयारी की तो मैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गया और दुनिया में जो बहुत अलग अलग चीजें हैं, जो बहुत पुरानी चीजें हैं, मैंने उनको इकट्ठा करना शुरू किया ताकि मैं लोगों की उम्र को बढ़ा सकूं। जो चीजें बहुत पुरानी है जिन्हें मैंने इकट्ठा किया है उनमें सबसे पहली है 4000 साल पुराने जो ब्रिस्टल कॉर्न पाइन पेड़ है, उसका मैंने रस ले लिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, एक किसान है जिसकी उम्र लगभग 168 साल है, वो रशिया से बिलोंग करता है, उसके मैंने पैर के नाखून ले लिए। उसके बाद में मैंने क्या किया, एक बहुत बड़ा कछुआ है जिसकी उम्र 200 साल है और उसका एक अंडा है, मैंने वो भी ले लिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, एक घोड़ा है अरेबिया में जिसकी उम्र लगभग 51 साल है, मैंने उसकी पूंछ भी ले ली। उसके बाद में मैंने क्या किया, 36 साल पुरानी एक बूढ़ी बिल्ली है जिसे क्रम्पेट कहा जाता है, उसकी मूंछों के बाल भी ले लिए। और उसके साथ में मैंने क्या किया, एक मकड़ा होता है जो बड़े बड़े चट्टानों और पहाड़ों पे रहता है और वो बहुत सालों के लिए रहता है, लगभग 36 सालों के लिए, मैंने उसे भी इसमें शामिल किया। और उसके बाद में मैंने एक बहुत ही बड़ा चूहा होता है जो लगभग 207 साल जीता है, मैंने उसकी पूंछ को इसमें शामिल किया। और उसके साथ ही साथ एक जो 97 साल पुराना ग्रिमेल्किन जो होता है जो कि माउंट पोपोकेटेपेल पे रहता है, मैंने उसका काला दांत भी ले लिया। और अंत में मैंने क्या किया, जो 700 साल पुरानी कटालू है जो कि पेरू से है, उसकी नकल बोन को भी मैंने ले लिया। ये सारी चीजें जो है बहुत पुरानी हैं और इन चीजों को मिला के मैंने मेरी जो दवा है उसको तैयार करने का प्रयास किया है। चार्ली, तुम्हें जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये सारी चीजें जो है मैंने पूरी दुनिया से इकट्ठी की है और इसी कारण से मैं जो ये दवा है उसे तैयार कर पाऊंगा। और मैंने इसमें कोई भी ऐसा छोटा से छोटा तथ्य जो है जिसे नहीं देखा जाना चाहिए उसे भी मैंने ध्यान दिया है, चाहे वो कोई छोटा बाल हो या कोई आईब्रो हो या वो कुछ भी हो, लेकिन मैंने उसे छोड़ा नहीं है। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो मैंने विशल पिक को ढूंढा और उसके साथ में मैंने बोबोलिंक को ढूंढा और उसी के साथ में स्क्रोक को भी ढूंढा और उसी के साथ में पॉलीफ्रोक को भी ढूंढा गया। फिर बहुत बड़ा जो ये कर्ली क्यू होता है उसे भी मेरे द्वारा लाया गया। उसके साथ में स्लग जो होता है खतरनाक वाला उसको भी लाया गया। और अंततः मैंने क्या किया, बहुत ही खतरनाक ये जो जानवर होता है जहरीला स्क्वेरकल, जो कि 50 यार्ड की दूरी से भी आपकी आंखों में सीधा जहर फेंक सकता है, मैंने इन सब चीजों को भी अपनी दवा में शामिल किया है।
लेकिन अब मेरे पास में तुम्हें इन सब बातों के बारे में बताने के लिए समय नहीं है। चार्ली, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है और इन सब चीजों को बहुत ज्यादा उबालने के बाद में, बहुत ज्यादा मिलाने के बाद में मेरा जो इन्वेंशन करने वाला जो कमरा है, मैं वहां पहुंचा और मैंने इसको टेस्ट किया और मैंने ये पाया कि एक छोटा से कप के बराबर एक काला काला लिक्विड जो है वो मुझे मिला और मैंने इसकी 4 बूंद जो है, मेरा जो प्रयोग करने के लिए एक मनुष्य था जो लगभग 20 साल का एक लड़का है जिसका नाम है ओम्पा लोम्पा, जो कि मेरा स्वयं सेवक है, जो खुद अपनी इच्छा से इस प्रयोग के लिए तैयार हुआ था, मैंने उसे पिला दिया। चार्ली ने उत्साहित होते हुए पूछा, सर उसके बाद में क्या हुआ? तो मिस्टर वोंका ने कहा, यह बहुत ही शानदार रहा। जैसे ही उस व्यक्ति ने इसे निगला, वो जो है सिकुड़ने लगा, उसके बाल जो हैं धीरे धीरे गिरने लगे और उसके दांत जो हैं वो गिरने लगे और उसके बाद में धीरे धीरे वो व्यक्ति एक 75 साल के बूढ़े व्यक्ति में बदल गया। चार्ली, इस प्रकार से मेरा जो वीटा वोंक जो है उसका आविष्कार मैंने कर दिया। फायर, फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड का मतलब आप लोग जानते हैं और फो का मतलब होता है एनिमी या शत्रु। तो हम लोग पढ़ेंगे कि आग जो है किस तरह से हमारी दोस्त हो सकती है और वो किस प्रकार से हमारी दुश्मन हो सकती है। आदि मानव के बारे में अगर बात करें तो आदि मानव जो था वो आग के कारण को नहीं जानता था, उसे पता नहीं था किस प्रकार से आग जलती है, लेकिन उसने यहाँ वहां बिजली चमकते हुए या जितने भी ज्वालामुखी होते हैं उनमें से आग को निकलते हुए देखा होगा और कुछ समय बाद में उसने आग जलाना सीख लिया और उसे अपने लिए प्रयोग करने लगा। वास्तव में आग के बारे में अगर बात की जाए, ये बहुत शक्तिशाली और बहुत खतरनाक होती है, इसलिए आदि मानव जो था वो इससे बहुत ज्यादा भयभीत रहता था। आग जो है वो आदि मानव को बहुत ज्यादा परेशान कर सकती थी, परंतु आज के युग की अगर बात करें तो आज के युग में हम आसानी से समझ सकते हैं आग जो होती है वो एक केमिकल रिएक्शन के कारण लगती है। जैसा कि आपको पता होगा, जब भी जो हवा में ऑक्सीजन होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और उसी केमिकल रिएक्शन के कारण से आग जलती है। इसमें ऊर्जा जो होती है वो हीट के रूप में रहती है और इसी कारण से रोशनी है या आग है वो प्रस्तुत होती है या हमारे सामने दिखाई देती है और इसी को हम लोग आग कहते हैं। आग को जलाने के लिए हमें 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पहली वस्तु होती है फ्यूल या ईंधन, दूसरा होता है ऑक्सीजन और तीसरी होती है हीट। अब अगर हम लोग बात करें ईंधन के बारे में या फ्यूल के बारे में तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लकड़ी हो सकती है और कोयला हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है। ये कई प्रकार के ईंधन के साधन हैं। ऑक्सीजन जो होती है वो हमें हवा से मिलती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी कागज को जलाते हैं और कागज अगर बुझ रहा हो और उस पे हवा जब फूकी जाती है तो वो वापस जलने लगता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का भी आग को जलाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। और जो तीसरी वस्तु होती है वो होती है हीट या ऊष्मा। ईंधन और ऑक्सीजन जो है अपने आप आग को नहीं जला सकते, इसलिए उसके लिए क्या करना होता है, हमें मैचस्टिक या इस प्रकार की किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपने देखा होगा आग जलाने के लिए हम लोग मैचस्टिक का प्रयोग करते हैं। हर एक ईंधन के लिए एक विशेष प्रकार का तापमान होता है और उस तापमान में आग जलने लगती है और इसी तापमान को हम फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं। कभी कभी आग जो होती है वो हमारी अच्छी नौकर भी होती है, लेकिन कभी कभी वो हमारी मालकिन भी बन जाती है। इसलिए आग का जो प्रयोग करना होता है वो बहुत ही सोच समझ के करना होता है।
जैसे कि आपने देखा होगा हम अपने घरों में खाना बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और सर्दियों में ठंड को भगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और रोशनी के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आपने देखा और सुना होगा हर साल हजारों घर और दुकानें और आदि स्थान जो है वो आग के कारण तबाह हो जाते हैं। इसलिए आग का जो प्रयोग है वो बहुत ही सावधानी से हमें करना चाहिए। बड़े बड़े जंगल जो होते हैं वो भी कई बार भयानक आग की चपेट में आ जाते हैं, और अगर जंगल में एक बार आग लग जाती है तो उसे काबू करना बहुत मुश्किल होता है। जंगल की आग में बहुत सारे जानवर और मनुष्य का नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें आग को काम में लेते समय बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार से 3 तरीकों से आग जलती है, उसी प्रकार से आग को बुझाने के भी 3 तरीके हैं, और हम लोग एक एक करके इन तरीकों को जान लेंगे। कई बार क्या होता है, ईंधन के कारण अगर आग लगी है तो हमें क्या करना चाहिए, वो जो ईंधन जो है उसे आग से दूर ले जाना चाहिए, ताकि हम लोग आग को नियंत्रित कर सकें। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, जैसा कि आपको पहले बताया गया, ऑक्सीजन जो है वो आग को बढ़ाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन का जो साधन है जो आग के पास पहुंच रहा है उसे रोक देना चाहिए। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो है ऑक्सीजन को रोकने के लिए गीले कंबल या बोरे का प्रयोग करते हैं, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक सके और आग पे नियंत्रण पाया जा सके। तीसरा जो तरीका है जिससे आग पे हम काबू पा सकते हैं वो है हीट को हटाकर अगर टेम्परेचर को हम लोग कम कर सकते हैं तो क्या होगा, आग अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसा कि आपको बताया गया था, विशेष तापमान पर ही आग जलती है, और अगर तापमान कम हो गया तो आग जो है अपने आप खत्म हो जाएगी। इसी कारण से गीले कंबल और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर कई बार आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। हर साल हम लोग बहुत बड़ी संख्या में पैसे खर्च करते हैं आग से लड़ाई लड़ने में। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत बार बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े घर जो है वो आग की चपेट में आ जाते हैं, और उस आग को नियंत्रित करने के लिए और उस आग में से लोगों को बचाने के लिए फायर फाइटर्स को बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। उन्हें अपनी जान को जोखिम में डाल के अंदर फंसे हुए लोगों को बचाना पड़ता है। जितने भी संसाधन इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उनकी आग को कंट्रोल करने के लिए हम पानी का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर पानी का प्रयोग करेंगे तो हमें उसमें करंट आने का डर रहेगा। इसलिए उनकी आग बुझाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इस आग को बुझाने के लिए हमें विशेष प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है, जिन्हें की बहुत ही सावधानी से चलाना पड़ता है। पहले के जमाने में जब फायर फाइटर नहीं हुआ करते थे और अगर कभी भी किसी घर में आग लग जाती थी तो सारे मनुष्य एक श्रृंखला बनाकर एक दूसरे को पानी पहुंचाकर उस आग को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। परंतु आज के जमाने में फायर फाइटर्स होते हैं तो वो अपने साधनों के साथ में आग पे नियंत्रण पाने का प्रयास करते हैं। फायर फाइटर्स जो होते हैं उनकी बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग होती है। इसी कारण से वो क्या करते हैं, बिजली की सप्लाई को तुरंत बंद कर देते हैं और आग में आगे बढ़ने वाले खतरों को तुरंत कंट्रोल कर लेते हैं, और इसी कारण से वो जल्दी से आग पे काबू पा लेते हैं और अपनी आप की भी वो सुरक्षा करते हुए अंदर जो लोग घायल होते हैं उन लोगों की भी वो सुरक्षा करते हैं। अंत में आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आग की जो खोज हुई है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, परंतु इसको काम में लेना बहुत ही समझदारी के साथ में होगा। अगर इसे थोड़ी सी भी लापरवाही के साथ में काम में लिया गया तो ये हमें तबाह भी कर सकती है।
क्योंकि इसका जो विकराल रूप है उस पे नियंत्रण पाना बहुत ही असंभव है। बाइसिकल इन गुड रिपेयर, यहाँ पे आपको चैप्टर को शुरू करने से पहले बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप साइकिल को लेके यात्रा पे जाएं। लेकिन साइकिल को लेके आप जब भी यात्रा पे जाएं तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि आपकी साइकिल जो है वो एक अच्छी अवस्था में हो, और उसे आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अच्छे एक मिस्त्री से उसकी जांच भी करवा सकते हैं, ताकि आपको अपनी यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो देखते हैं इस कहानी में कि किस प्रकार से दो दोस्त साइकिल की यात्रा पे जाना चाह रहे हैं और किस प्रकार से वो अपनी साइकिल की देखभाल करते हैं। क्योंकि इस कहानी में बताया गया है कि कई बार कुछ साइकिलें ऐसी होती है जो आपके अनुसार नहीं चलती, वो आपको अपने अनुसार चलवाती है। ये चैप्टर जो है जेरोम के द्वारा लिखा गया है, और उन्होंने कहा कि एक बार मेरे पास में मेरा एक दोस्त आया और उसने मुझसे कहा कि क्यों ना हम कल साइकिल को लेके यात्रा पे चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कल सुबह आ जाना, कल सुबह हम लोग इस यात्रा पे चलते हैं। और अगले दिन सुबह मैं काफी जल्दी उठ गया। मैं अपने आप पे बहुत खुश हुआ कि मैं सही समय पे उठ गया और मैं तैयार भी हो गया। परंतु मेरा जो दोस्त है वो सही समय पे नहीं आया, वो आधे घंटे लेट आया। और दिन जो था वो बहुत ही प्यारा था, मौसम बहुत सुहावना था। साइकिल की यात्रा के लिए ये दिन पूरी तरह से एकदम परफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा था। मेरा दोस्त मेरे पास में आया और कहा तुम्हारी साइकिल मुझे बड़ी ही अच्छी लग रही है, ये कैसा चलती है? तो उसने कहा कि ये सुबह बहुत अच्छा चलती है, लेकिन बाद में धीरे 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 ये थोड़ा कड़क हो जाती है। मेरे दोस्त ने क्या किया, उसका आगे का पहिया पकड़ा और वो उसे चेक करने लगा। उसने उसको जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया और मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या कर रहा है। मैंने कहा अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे तो इसे चोट पहुंचेगी। तो उसने कहा कि चिंता मत करो। अब मैं सोचने लगा कि कोई मेरी साइकिल को क्यों हिला रहा है, और अगर किसी को हिलाना चाहिए मेरी साइकिल को तो केवल मुझे हिलाना चाहिए, और मेरे अलावा तो किसी और को मेरी साइकिल के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा दोस्त है वो इस तरह से हिलाने लगा जैसे वो मेरे पालतू कुत्ते को पीट रहा हो। फिर उसने मुझे कहा लगता है तुम्हारा जो ये आगे का पहिया है इसमें कुछ छोटी बहुत गड़बड़ है, जब भी ये चलता है तो ये लड़खड़ाता हुआ चलता है, ये एकदम सही ढंग से नहीं चलता है। तो मैंने कहा नहीं, मेरी साइकिल का जो आगे का पहिया है वो किसी प्रकार से लड़खड़ाता नहीं है और वास्तव में एकदम परफेक्ट है, ये मुझे किसी प्रकार की दिक्कत इसे चलाने में नहीं आती है। तो मेरे दोस्त ने मुझे समझाया अरे ये बहुत खतरनाक बात है, इससे कुछ भी हो सकता है, इससे कोई भी दुर्घटना घट सकती है, तुम्हें इसको जांच करना चाहिए। उसने कहा तुम एक काम करो, टूल शेड में जाओ और कुछ हथियार लेके आओ। मैं टूल शेड गया और जब मैंने वापस आके देखा तो मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया। मेरा जो दोस्त था वो साइकिल को पहिए को अपने पैरों के बीच में लेके बैठा था। मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया। वो उसे घुमा रहा था, चला रहा था, इधर उधर मोड़ रहा था, पता नहीं उसके साथ में क्या क्या किए जा रहा था। और उसने मुझसे कहा मुझे लगता है कि इसके जो बियरिंग्स हैं वो खराब हो गए हैं, तुम चिंता मत करो, तुम इसको जल्द ही सही अवस्था में पाओगे। लेकिन मैंने अपने दोस्त से ये कहा तुम इसके लिए क्यों परेशान होते हो, इसको वापस सही रख दो, हम ऐसे ही इसको लेके चलेंगे, इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। लेकिन वह मुझसे कहने लगा अरे अरे तुम इसके बारे में चिंता मत करो, अब तो ये बाहर निकल ही चुका है, अब इसे सही करके ही रहूंगा। वह तो ऐसे कह रहा था जैसे मेरी साइकिल का पहिया अपने आप ही बाहर किसी दुर्घटनावश निकल गया हो, परंतु उसे बाहर तो मेरे दोस्त ने ही निकाला था। आगे उसे मैं रोक पाता उससे पहले ही उसने उसके बियरिंग को खोल दिया और बहुत सारी छोटी छोटी गोलियां जो है यहाँ वहां बिखर गई। मैंने
उससे कहा ये क्या है? उसने कहा इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, इनमें से कोई भी खोनी नहीं चाहिए। और हम लोग आधे घंटे तक यहाँ वहां संघर्ष करते रहे और यहाँ वहां उन गोलियों को ढूंढते रहे, क्योंकि इन्हें वापस भी तो बियरिंग में लगाना था। मैं सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, अब मैंने इसे खोल ही लिया है तो मैं इसकी चेन को भी देख लेता हूँ और उसके साथ ही साथ इसके गियर केस भी चेक कर लेता हूँ। मैंने मेरे दोस्त को समझाने का प्रयास किया, ऐसा तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो? और मैंने कहा, मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था अगर तुम्हारा गियर केस कभी खराब हो जाता है तो तुम्हें नई साइकिल ले लेनी चाहिए, क्योंकि नई साइकिल सस्ती आती है और गियर बॉक्स को बदलने का कोई फायदा नहीं है। उसने कहा कि लोग तो यूं ही फालतू बेकार बातें करते रहते हैं, वास्तव में गियर केस को खोलना और उसे सही करना दुनिया का सबसे सरल काम है और तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसे तुरंत ही ठीक कर दूंगा। और अगले 5 ही मिनट में उसने गियर केस को खोल लिया और 2 टुकड़ों में बांट दिया। अब वो है उसके जो छोटे छोटे पेच थे वो इधर उधर बिखर गए और वो सारे यहाँ वहां हो गए। और वो मुझसे कहने लगा, जब मुझे इन छोटे छोटे स्क्रू की आवश्यकता होती है तो पता नहीं ये कहाँ चले जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जब भी ये काम करता हूँ तो ये छोटे छोटे स्क्रू कहाँ चले जाते हैं। अब मैं क्या करूं? लेखक को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी साइकिल किसी पागल के हाथ पड़ गई है और वो जैसे चाहे उसे तबाह करने में लगा हुआ है। लेकिन लेखक जो है वो बड़ा ही शांति प्रिय व्यक्ति है, वो किसी से कुछ भी नहीं कह सकता, इसलिए वो शांतिपूर्वक देख रहा है अपनी साइकिल की तबाही को। मेरे दोस्त को जितने स्क्रू मिले उसने उतने लगा लिए और कहा, अब जो बाकी रह गए हैं उन्हें छोड़ दो, अब वो हमें नहीं मिलेंगे। अब उसने क्या किया, मेरी साइकिल की चेन को टाइट करना शुरू किया। पहले इसने इतना टाइट कर दिया कि वो बिल्कुल हिल नहीं सकी, फिर उसने इतना लूज कर दिया कि जितनी पहले थी उससे भी ज्यादा वो लूज हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा दोस्त क्या करना चाह रहा था। अब उसने कहा कि एक काम करते हैं, अब इस साइकिल के पहियों को वापस लगाते हैं और तुम उसको पकड़ के खड़े हो जाओ। मैं ऐसा ही खड़ा हो गया, लेकिन 10 मिनट तक मेरा दोस्त प्रयास करता रहा, संघर्ष करता रहा, लेकिन हम उसे ठीक नहीं कर पाए और काफी समय तक हम परेशान होने के बाद में उसको जचा पाए। लेकिन जैसे ही हमने उसको सही कर दिया तो मेरा दोस्त जो है वो हंसने लगा। मैं बड़ा ही चकित रह गया कि मेरा दोस्त क्यों हंस रहा था। उसने मुझसे कहा, मैं भी कैसा पागल हूं, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पहली बार मुझे मेरे दोस्त की बात पे पूरी तरह से विश्वास हो रहा था, क्योंकि अभी तक उसने कोई भी सही बात नहीं कही थी और कोई भी सही काम नहीं किया था, परंतु पहली बार उसने सही बात कही है कि मैं पागल हूं। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम अपने आप को पागल क्यों बता रहे हो? तो उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने इसको टायर को लगाते समय जो बियरिंग में छोटी छोटी जो बोल्ट्स होती हैं उनको लगाना भूल गया। ओहो, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या करें? अब वास्तव में जो बोल्ट्स थी वो मेरे पास में थी और मैंने अपने हेड में उन्हें रख लिया था। अब मैंने सोचा कि चलो इसे दोबारा खोलते हैं और दोबारा खोल के इसकी जो बोल है वो उसे वापस लगाते हैं। हमें केवल 11 बोल मिली, तो हमने एक साइड में 6 लगा दी और दूसरी साइड में 5 लगा दी। और अब मैं सोचने लगा, अब तो इसका बैलेंस वास्तव में बिगड़ गया है, अब तो ये अगर चलते वक्त लड़खड़ाएगी नहीं तो क्या करेगी, अब तो इसका लड़खड़ाना पक्का है। परंतु मेरे दोस्त ने कहा, चिंता मत करो, अब ये बिल्कुल ठीक है और ये आराम से चल पाएगी। मैंने कहा मेरे दोस्त को कि वास्तव में तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी कला है, तुम किसी भी चीज को बिल्कुल आसानी से ठीक कर सकते हो और तुम्हारा जो आत्मविश्वास है उसके बारे में तो क्या कहना, इतना आत्मविश्वास मैंने आज तक किसी व्यक्ति में नहीं देखा।
अब मेरा दोस्त गियर बॉक्स को सही करने लगा। कभी वो साइकिल के ऑफ साइड में खड़ा हो रहा है, कभी वो साइकिल के ऑन साइड में खड़ा हो रहा है, कभी इस तरीके से जचा रहा है, कभी उस तरीके से जचा रहा है, कभी वो साइकिल के टायर को आगे लेता है, कभी साइकिल के टायर को पीछे लेता है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करेगा। अंततः उसने इसको लगा दिया। अब मुझे लगता है कि वो इसकी ट्राई लेगा कि ये साइकिल किस प्रकार से चलती है। और ऐसा ही हुआ। उसने क्या किया, साइकिल को चलाना शुरू किया। तो मैं थोड़ा सा खुश हो रहा था कि साइकिल जो है थोड़ी ठीक अवस्था में दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही वो आगे गया, वो नीचे धड़ाम गिर गया और साइकिल उसके ऊपर गिर गई। अब उसको बड़ा ही गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत खड़खड़ाते हुए साइकिल को उठाया और उसे वापस चलाने लगा। थोड़ी देर बाद में साइकिल नीचे गिर गई और वो साइकिल के ऊपर गिर गया। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये साइकिल को सही कर रहा है या साइकिल से लड़ाई कर रहा है, क्योंकि कभी साइकिल उसके ऊपर होती है और कभी वो साइकिल के नीचे होता है। इस प्रकार का ड्रामा कई देर तक चलता रहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरा दोस्त इस प्रकार से साइकिल को कब तक ठीक करता रहेगा, आखिर कब तक वो हार नहीं मानेगा। अंततः उसने हार मान ली और उसने कहा अब ये साइकिल बिल्कुल ठीक हो चुकी है, क्योंकि मेरा दोस्त जो था वो भी पूरी तरह थक चुका था और कई जगह वो चोटिल भी हो चुका था। तो उसने अपना पसीना पोंछते हुए कहा अब ये साइकिल ठीक है, अब इसे तुम चला सकते हो। तो मैंने कहा हाँ, ये साइकिल बिल्कुल ठीक है, तुमने इसे बिल्कुल सही कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे वापस रख देता हूँ और तुम अपने घर चले जाओ। हम ये प्रोग्राम दोबारा कभी बनाएंगे। द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट का नाम आते ही हिंदुस्तानियों में एक जोश और जुनून आ जाता है, परंतु क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर हम खेलते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। सब लोगों के अलग अलग पसंदीदा खेल होते हैं और हिंदुस्तान में क्रिकेट को लेके बहुत बड़ा जुनून है। हालांकि फुटबॉल, हॉकी, टेनिस और भी बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, लेकिन क्रिकेट जो है वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। तो क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई पूरे विश्व में और हम भारत में, वो हम आज जानने वाले हैं। क्रिकेट की शुरुआत आज से लगभग 500 साल पहले हुई और इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे खेल थे जो लकड़ी और बॉल के सहारे से खेला जाते थे और इन्हीं खेलों से आगे बढ़ते बढ़ते क्रिकेट का जन्म हुआ। जो ये शब्द आपके सामने आता है बैट, बैट का मतलब होता है किसी प्रकार की लंबी लकड़ी या किसी प्रकार की लंबी ऐसी लकड़ी जिससे मारा जा सके। 17वीं सेंचुरी तक अगर हम बात करें तो क्रिकेट ने एक अलग ही रूप इख्तियार कर लिया था। और अगर 18वीं सेंचुरी की बात करें तो 18वीं सेंचुरी में क्रिकेट जो है वो एक नए आयामों तक पहुंच चुका था। इस समय अगर बात करें, उस समय का जो क्रिकेट के बैट हुआ करता था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उस समय क्रिकेट का बैट जो हुआ करता था वो एक हॉकी की तरह हुआ करता था। काफी लंबा हुआ करता था और आगे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता था। और ये जो क्रिकेट का बैट इस तरह से मुड़ा हुआ होता था, उसका भी एक विशेष कारण था। विशेष कारण ये था कि उस समय जो बॉलिंग की जाती थी वो अंडर आर्म की जाती थी। बॉलिंग बिल्कुल ग्राउंड से सटा के बॉल को फेंका जाता था, ताकि क्रिकेटर जो है इस प्रकार के बैट की सहायता से आसानी से बॉल को कांटेक्ट में ले पाए। इसलिए इस प्रकार का बैट उस समय हुआ करता था और समय के साथ में इसमें धीरे धीरे से बदलाव आता गया। क्रिकेट की अगर एक खास बात की बात करें तो क्रिकेट में जो मैच होते हैं वो काफी लंबे समय के लिए होते हैं। जैसे कि आपको पता है, टेस्ट मैच जो होता है वो 5 दिन तक चलता है और 5 दिन चलने के बाद में भी कई बार ऐसा होता है कि उस खेल का कोई नतीजा नहीं निकलता है। जबकि अगर फुटबॉल मैच की बात करें तो फुटबॉल मैच जो है लगभग 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है। और बेसबॉल मैच की अगर बात करें जिसमें 9 इनिंग होती है, उसमें भी 2020 मैच में जितना टाइम लगता है उससे भी आधा टाइम लगता है। इसका मतलब क्रिकेट जो है बहुत ज्यादा समय लगाता है और बाकी अगर खेलों की तुलना की जाए तो बाकी खेलों में समय बहुत ही कम लगता है।
और इसकी दूसरी खास बात अगर देखी जाए तो इसके अंदर एक पिच होती है जिसकी साइज होती है लगभग 22 यार्ड। परंतु एक विशेष बात यह है, पिच की साइज सभी ग्राउंड में फिक्स है, लेकिन ग्राउंड की साइज है वो फिक्स नहीं है। दुनिया में अलग अलग प्रकार के क्रिकेट के ग्राउंड हैं और सभी ग्राउंड बिल्कुल असमान है, एक जैसे नहीं है। अगर हम सामान्य क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो वो ओवल साइज में हो सकता है या वो सर्कुलर साइज में हो सकता है और वो थोड़े थोड़े अलग अलग इनसे मिलते जुलते साइज में हो सकते हैं। अगर मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड की बात करें और फिरोज शाह कोटला मैदान से उसकी तुलना करें तो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड छोटा है और फिरोज शाह कोटला का जो मैदान है वो काफी बड़ा है। तो दुनिया में जो अलग अलग क्रिकेट के जो मैदान हैं उनकी पिच तो बिल्कुल समान है, परंतु उनके जो ग्राउंड का जो आकार है वो छोटा और बड़ा हो सकता है। और ये जो बातें हैं, ये जो विरोधाभास वाले मैदान है, इनके पीछे भी एक विशेष कारण है। विशेष कारण ये है कि लगभग 1744 के अंदर क्रिकेट के नियम लिखे गए थे और क्रिकेट के जब नियम लिखे गए थे तो उसमें एम्पायर भी डिसाइड किया गया था कि एक व्यक्ति होगा जो निर्णायक होगा। दोनों टीमों के बीच में अगर किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो वो उसको निर्धारित करेगा। परंतु उस समय ये भी डिसाइड किया गया था कि स्टंप जो होंगे वो 22 इंच के होंगे और बैल जो होगी स्टंप पे जो लगती है वो 6 इंच की होगी और बॉल जो होगी वो 5 से 6 आउंस की होगी और स्टंप जो होंगे वो 22 यार्ड्स दूर होंगे एक दूसरे से। पहला स्टंप से दूसरा स्टंप जो होगा, एक जो बॉलर वाला और एक जो बैट्समैन वाला, उन दोनों के बीच की दूरी 22 यार्ड होनी चाहिए। तो ये कुछ नियम उस समय बनाए गए थे। तो ये जब नियम बनाए गए थे तब उस समय ग्राउंड की जो साइज है वो डिसाइड नहीं की गई। इसलिए आज हम देखते हैं कि दुनिया में अलग अलग जो क्रिकेट के मैदान हैं उनकी साइज बिल्कुल अलग अलग होती है। दुनिया के अगर पहले क्रिकेट क्लब की बात की जाए तो वो हैमिल्टन में लगभग 1760 में बनाया गया और उसके बाद में ये मैरीलैंड क्रिकेट क्लब जिसे एमसीसी कहा गया उसकी स्थापना की गई 1787 में और 1760 से लेके 1770 के बीच में धीरे धीरे क्रिकेट जो है काफी प्रचलित हुआ और उसके साथ साथ में उसमें काफी बदलाव भी देखने को मिले। इस समय क्रिकेट में एक ये बदलाव देखने को मिला कि जो बॉल पहले अंडर आर्म फेंकी जाती थी अब वो ऊपर से हाथ घुमा के फेंकी जाने लगी। अब बॉल को सीधा हवा में फेंका जाने लगा और इसके कारण से गेंदबाजों को स्पिन कराने में और स्विंग कराने में काफी सहायता मिली, परंतु बैट्समैन को काफी इससे दिक्कतें आने लगी और उन्हें प्रैक्टिस करने के बाद में मास्टर टाइमिंग और परफेक्ट शॉट सिलेक्शन के बारे में सोचना पड़ा। और इसी के साथ में क्रिकेट का जो बैट है उसकी साइज में भी काफी बदलाव आ गया। 1774 के अंदर पहला लेग बिफोर विकेट जो है वो दिया गया और लगभग 1780 की बात करें तो उस समय जो क्रिकेट के जो ये स्टंप होते हैं पहले 2 हुआ करते थे और फिर धीरे धीरे ये 3 होने लगे। इसी समय पहली 6 सीम वाली क्रिकेट बॉल भी अस्तित्व में आई। तो हमने देखा कि पुराने जमाने में लोग क्रिकेट कैसे खेला करते थे। आज जो 3 स्टंप होते हैं उस समय 2 स्टंप हुआ करते थे। पहले बैट भी अलग हुआ करता था और पहले बॉल भी अलग होती थी, परंतु समय के साथ साथ में सारे नियम कायदे कानूनों में और जो क्रिकेट खेलने के जो साधन हैं उन सब में धीरे धीरे बदलाव आता गया। आज क्रिकेट खेलने के साधनों के बारे में बात करें तो आपको जानकर ये बहुत ही आश्चर्य होगा कि क्रिकेट खेलने के लिए इतने साधन आ चुके हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पुराने समय में गांवों में जब क्रिकेट खेला जाता था तो इतने साधन नहीं हुआ करते थे और उस समय जो होते थे बैट जो होते थे वो काफी प्राकृतिक साधनों से बनाया करते थे। बैट जो है वो लेदर, ट्वाइन या कोक से बनाया करते थे और बॉल जो होती थी वो हैंडमेड हुआ करती थी, यानी हाथ में बना करती थी, किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनाई जाती थी।
बैट जो है वो लेदर, ट्वाइन और कोक से बनाया जाता था और आज भी बैट और बॉल है वो दोनों हाथ से बनाए जाते हैं और किसी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते हैं। लेकिन बैट का जो मटेरियल है वो धीरे धीरे बदल चुका है और पहले ये एक लकड़ी का हुआ करता था, अब इसमें 2 पीस होते हैं और धीरे धीरे इनकी लकड़ियों में भी बदलाव आने लगा। यूरोपियन कॉलोनीज और भी व्यापारी कॉलोनी जो थी उनके बीच में क्रिकेट काफी प्रचलित रहा। जैसे एशिया और दूसरों के देश के बारे में बात करें तो उनमें क्रिकेट काफी प्रचलित रहा। गोल्फ और टेनिस की तरह क्रिकेट जो है इसने अपने टूल्स में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया। क्रिकेट के साधनों में प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और मेटल को पूर्णतः मना कर दिया गया। लेकिन अगर सुरक्षात्मक साधनों के बारे में बात करें तो आजकल तकनीकी में काफी बदलाव आ गया है। आजकल जो मुड़ा हुआ रबर है उसे काम में लिया जाता है, जिससे पैड्स बनाए जाते हैं, ग्लव्स बनाए जाते हैं और भी बहुत सारे साधन उससे बनाए जाते हैं, जैसे कि हेलमेट और भी कई लाइट वेट मटेरियल बनाए जाते हैं, जिससे क्रिकेट में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके। अगर इंडिया में क्रिकेट की शुरुआत की बात की जाए तो सबसे पहले इंडिया में जोरास्ट्रियन जो लोग हैं, जिन्हें पारसी भी कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया। ये लोग ब्रिटिश लोगों के संपर्क में आए और उसके साथ साथ में उन्होंने क्या किया, पहला क्रिकेट क्लब की स्थापना की और उसके बाद में उन्होंने बॉम्बे में 1848 में खेलना शुरू कर दिया। और ये जो पारसी क्लब जो था, इसके स्पॉन्सर जो थे पारसी बिजनेसमैन जैसे कि टाटा और वाडिया हुआ करते थे। उस समय व्हाइट क्रिकेट क्लब जो कि ब्रिटिशर्स का था, उनके द्वारा इंडिया के खिलाड़ियों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई और वास्तव में उनके बीच में और पारसी लोगों के बीच में हमेशा इस खेल को लेके झगड़े होते रहते थे। पारसी लोग जहाँ क्रिकेट खेला करते थे, इसे बॉम्बे जिम खाना कहा जाता था, उसको घोड़ों के द्वारा गुदवा दिया गया। इसलिए पारसी लोगों ने क्या किया, अपना खुद का मैदान बना लिया और वहां पे उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। और उसके बाद में पारसी टीम ने बॉम्बे जिम खाना में क्रिकेट मैच हुआ 1889 में, उसमें उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को हरा दिया। आजकल जो क्रिकेट होता है उसमें टेस्ट मैच, वनडे, इंटरनेशनल जो होते हैं बड़े बड़े देशों के बीच में खेले जाते हैं। खिलाड़ी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं और क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत ज्यादा सम्मान और बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। परंतु अगर पहले की बात की जाए तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर पहले की बात की जाए तो सीके नायडू जो थे वो बहुत ही प्रतिभाशाली क्रिकेटर रहे अपने समय के और इनके नाम पे ट्रॉफी भी आयोजित की जाती है। और साथ ही साथ में उनके साथ पलवंकर विट्ठल और पलवंकर बल्लू जो है वो भी खेला करते थे, जिन्हें अब लगभग भुला दिया गया है। हालांकि सीके नायडू जो है उन्हें भी काफी हद तक भुला दिया गया है, परंतु उन्हें कभी कभी इसलिए याद कर लिया जाता है कि वो भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान रहे हैं। पलवंकर बल्लू जो थे वो भी एक बहुत प्रतिभाशाली क्रिकेटर थे, परंतु उस समय इतने साधन नहीं होने के कारण उन्हें जितना सम्मान और जितनी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली। इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में 1932 में आना हुआ और धीरे धीरे जो है इंडिया का भी खेल में शुरुआत हो गई। इससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में काफी मैच खेले गए और ये जो दो देश हैं इन्होंने क्रिकेट को पूरे विश्व में प्रचलित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वेस्ट इंडीज जो है उसने भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। जब से क्रिकेट मैच का टीवी पे प्रसारण शुरू हुआ उसके बाद में क्रिकेट जो है वो इतना ज्यादा प्रचलित हो गया कि उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि पहले जो मैच हुआ करते थे उन्हें केवल गिने चुने लोग देखा कर सकते थे, परंतु अब टीवी के माध्यम से क्रिकेट को पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित किया जाने लगा और इसके कारण से इसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि ये जो खेल है बहुत ज्यादा प्रचलित होने लगा। छोटे छोटे गांवों के खिलाड़ी भी अपने बड़े बड़े आदर्श खिलाड़ियों को टीवी में देखकर
क्रिकेट खेलना सीखने लगे। सैटेलाइट टेलीविजन अधिकार और दुनिया की पूरी पहुंच तक टेलीविजन के कारण जो क्रिकेट का जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा फैल गया और सिडनी में खेला जाने वाला मैच जो है अब सूरत गुजरात में भी देखा जा सकता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा प्रचलित है और इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर लंदन में हुआ करता था, लेकिन इसकी प्रसिद्धि के कारण इसका जो स्थानांतरण है वो सीधा दुबई में किया गया, क्योंकि दुबई टैक्स फ्री है और वो बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये कार्य होता है कि पूरी दुनिया में किस तरह से क्रिकेट का प्रचलन और प्रसारण करना है और क्रिकेट से जुड़े हुए मुद्दे को किस तरह से निपटारा करना है, ये सारी चीजें आईसीसी देखती है। 150 साल पहले इंडिया के क्रिकेटर्स ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, जिसमें पारसी लोगों ने शुरुआत की। उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया और अगर आज की बात करें तो आज जो भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं उनका दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। वो सबसे अच्छा पैसा कमाते हैं और बहुत अच्छा जीवन जीते हैं और उसके साथ में वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं। इसी कारण से क्रिकेट न केवल एक खेल रह गया है परंतु ये एक बहुत बड़ा व्यापार भी बन गया है। आजकल क्रिकेट के खिलाड़ियों को बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं और उन्हें अलग अलग टीमों से खेलने का मौका मिलता है। इससे छोटे गांवों से आने वाले खिलाड़ियों को भी मौका मिल जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।